पैसा तो हाथ का मैल है, पर ये हाथ का मैल हाथ में ही बना रहे। इसलिए हमें उसको सही समय पर, सही जगह पर इन्वेस्ट करना ज़रूरी है। और आज इस इन्वेस्टमेंट को असिस्ट करने के लिए हमारे साथ हैं श्री रमेश चंद शर्मा। सर को 18 प्लस इयर्स का एक्सपीरियंस है। इतना ही नहीं, सर की टीम में 20 से ज़्यादा चीफ एडवाइजर्स ऑफिशियल्स हैं। समय समय पर सर के कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए और अच्छे योगदान के लिए उन्हें एलआईसी और म्यूचुअल फंड्स के द्वारा सम्मानित भी किया गया है। डायमंड ब्रिगेड ऑफ डायमंड ब्रिगेड बैच एलआईसी ऑफ इंडिया के संचालक भी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका नवदुर्गा पॉडकास्ट पर। जी थैंक यू, धन्यवाद प्रीति जी, मौका देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। सर, मैं जानना चाहती हूँ कि फाइनेंशियल प्लानिंग की इम्पोर्टेंस क्या है। देखिए, हमारे यहाँ का एक बहुत बड़ी विडंबना है हमारी शिक्षा व्यवस्था की ये बात कि यहाँ पढ़ाई तो होती है, हर चीज की पढ़ाई होती है, लेकिन उस पढ़ाई में कभी भी आज तक फाइनेंशियल प्लानिंग पे एक्चुअली क्या होता है, ये फाइनेंशियल प्लानिंग है क्या, ये बात पढ़ाई नहीं जाती। ना किसी स्कूल में पढ़ाई जाती, ना किसी कॉलेज में पढ़ाई जाती। अगर आदमी को फाइनेंशियल प्लानिंग पढ़ना है तो वो फाइनेंशियल प्लानिंग हमेशा उसको कहीं ना कहीं इधर उधर से ही पढ़ना पड़ता है, तब वो फाइनेंशियल प्लानिंग के फील्ड में आता है। तो अभी जाके 70 सालों के बाद अभी नई जो हमारी शिक्षा व्यवस्था, उसमें ये प्रोविजन किया गया है कि आदमी को फाइनेंशियल प्लानिंग पे भी बातचीत की जाए। तो अभी तक की विडंबना रही है कि फाइनेंशियल प्लानिंग पे कोई बात ही नहीं करता था। जहाँ तक फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करूं तो प्लानिंग अपने आप में स्पष्ट कर देता है कि किसी भी जो भी हमारा भविष्य है उसके बारे में योजना बनाना। फाइनेंशियल प्लानिंग में बात करें तो वित्तीय आयोजन, यानी पैसे की जीवन में क्या आवश्यकताएं पड़ेंगी और उन आवश्यकताओं की पूर्ति समय समय पर कैसे होगी। हर आदमी की आय सीमित होती है एक समय के लिए, असीमित आय के बहुत सब कम लोग हैं, लेकिन उस सीमित आय में भविष्य की अपनी आवश्यकताएं, जो भी नीड्स आएंगी, वो कैसे पूरी की जाए, इस बात की प्लानिंग करना ही फाइनेंशियल प्लानिंग का हिस्सा माना जाता है। सर, आजकल जैसे आपने बताया फाइनेंशियल प्लानिंग, पर फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए तो आजकल महंगाई इतनी है, जिससे पूछो वो कहता है कि पैसे बचते ही नहीं हैं। तो आप हमें बताइए कि बचत क्या है और हम बचत कैसे कर सकते हैं। सही बात है, मैंने शुरू में ही कहा ना कि असीमित होते हैं खर्चे और हमारी आय है सीमित। उस सीमित आय में से ही हमें अपने भविष्य के लिए और वर्तमान ठीक से चले, इसके लिए जो योजना बनानी है, उसी को हम फाइनेंशियल प्लानिंग कहेंगे। अब आपने मेरे से बात करी बचत की। देखिए, किसी भी आदमी की जो जरूरतें हैं, वो जो भी अपनी कमा रहा है, हमारे यहाँ पहले कहावत थी, उतने पैर पसारिए जितनी लंबी चादर। तो ये जो हिस्सा था पहले हमारे हिस्से का, हमें यही सिखाया जाता था कि आप जो कमा रहे हैं उसके हिसाब से आप अपनी जरूरतें क्रिएट कीजिए, यानी आपको अपनी जरूरतें भी असीमित नहीं बनानी है। लेकिन वर्तमान में हम देखें तो हमारे को इतना सब कुछ सोशल मीडिया और इन सब चीजों से पता लगता है कि दुनिया में क्या क्या हो रहा है और क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या करना चाहिए। बहुत सारे लोग छुट्टियां मनाने जा रहे हैं जी, ये फोटो डाल रहे हैं, फेसबुक पे डाल रहे हैं, तो इंस्टाग्राम पे रील बना रहे हैं। तो ये सारी जो बातें हैं, इनसे हमें लगता है कि नहीं, जरूरतें तो बहुत सारी हैं। अब उन सारी जरूरतों को पूरा करते हुए हर आदमी के सामने जब एक जीवन शुरू होता है, तो उसे पता है कि एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी है हमारी, और वो 70 साल, 75 साल, 80 साल, 85 साल, इतनी हमारी लाइफ है। आज एक जो युवा शुरू हुआ है कमाने के लिए, आमदनी तो सीमित है, लेकिन भविष्य कितने साल का है, 80 साल का है, 85 साल का है, 75 साल का है, तो उसको उसी में से अपना निकालना पड़ेगा। अब इसमें लोग बचत की जहां तक बात करते हैं, तो बचत दो तरीके से इसमें हम कर सकते हैं। एक ये है कि जो भी हमारी आमदनी है, उस आमदनी में से खर्च कर डालो पहले सारे का सारा, फिर सारी जरूरतें जब पूरी हो गई तो जो बच गया उसमें से उसको बचा लो, उसको बचत कहेंगे। दूसरा तरीका यह है
कि भविष्य की चिंताओं को, नीड्स को, ज़रूरतों को देखते हुए एक पहले ही तय कर देना चाहिए कि इतना हिस्सा मैं आज से ही अपना बचाना शुरू करूँगा, और उतना हिस्सा माइनस करने के बाद जो बचा, उसको खर्च करूँगा। उसी में अपने खर्चे चलाऊँगा, अपना निर्वहन उसी हिस्से में से करूँगा। माइनस करने के बाद जो भी मैंने अपना बचत बनाना है, पहले अपने को डिसाइड करना पड़ेगा। तो जो बेस्ट वे है, वो यही है कि जो हमारी आमदनी है, उसमें से पहले बचत का हिस्सा अलग निकाल दीजिए, और फिर जो बचा खर्च करने के लिए, उसको आप खर्च कीजिए। तो ये है बचत आपकी। 2 तरीके मैंने आपको बता दिए। ओके, ठीक है। सर, क्या बचत और निवेश में कोई फ़र्क है? बहुत इम्पोर्टेंट सवाल किया आपने, बहुत ही बढ़िया सवाल है ये। मैं प्रीति जी इसमें एक बात बताता हूँ आपको। जी, जनरली परसेप्शन ये है कि जो बचत है वही निवेश है। ऐसा नहीं है। बचत वो है जो आपने अपनी आमदनी में से एक हिस्सा निकाल के अपने पास रख लिया है। चाहे वो आप अपनी पॉकेट में रख रहे हैं, गुल्लक में रख रहे हैं, या बैंक के सेविंग अकाउंट में रख रहे हैं। ये आपका, हम ये समझते हैं कि ये हमारा निवेश हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो आपने बचत की है, जब वो बचत आपकी काम पर लगेगी, यानी आपका बचाया हुआ पैसा ही आपके लिए काम करना शुरू करेगा, उस स्थिति को हम निवेश करना कहते हैं। यानी कहीं भी ऐसी जगह उस पैसे को हमने लगा दिया जो वो पैसा हमारे लिए काम करना शुरू करे। जैसे मान लो बैंक एफडी में रख दिया। अब बैंक एफडी में वो पैसा हमारे लिए कैसे काम कर रहा है, उस पर एक सर्टेन परसेंट ब्याज हमें मिलना शुरू हो जाता है, यानी हमारा वो पैसा बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये निवेश का एक हिस्सा है। निवेश के बहुत सारे एस्पेक्ट हैं हमारे सामने। तो निवेश और बचत एक नहीं है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। बचत करने के बाद फिर निवेश का हिस्सा शुरू होता है कि हम अपने उस बचाए हुए पैसे को काम पर लगा दें, और वो काम पर लगाया हुआ पैसा हमारे लिए काम करना शुरू करे, हमारे लिए आमदनी जनरेट करना शुरू करे, तो वो निवेश कहेंगे हम उसे। बिल्कुल। सर की इस बात पे मुझे एक बात याद आ रही है जो हम काफ़ी सालों से अपने बड़ों से सुनते आए हैं, "रूपी सेव्ड इज़ अ रूपी अर्न्ड"। जी, लेकिन वही है कि ये हमने अर्न्ड का जो मामला है, अर्न्ड हुँ, आपकी आमदनी है, लेकिन जब तक आप इसे जो अर्न किया था इसको इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तब तक जी, एक्चुअली वो अर्निंग शुरू नहीं करेगा। ये बात बिल्कुल। है। जी, तो तो उसको सर निवेश हमारी में लगाना ही पड़ेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो सर हमारी महिलाओं को वित्त मंत्री कहा जाता है या बन सकती हैं वो, तो वुमेन्स के लिए, महिलाओं के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग कितनी इम्पोर्टेंट है? देखिए, पुराने ज़माने में क्या होता था, हमारे सबके काम के क्षेत्र बँटे हुए थे। काम के क्षेत्र ऐसे बँटे हुए थे कि पुरुष जो होता था, वो घर से बाहर निकलेगा, पैसा कमा के लाएगा, पैसा कमा के लाके वो अपनी पत्नी को या माँ को, जो भी कंट्रोलिंग पावर है घर के अंदर, पावर सेंटर, क्योंकि मैनेजमेंट, घर का मैनेजमेंट हमारे यहाँ महिलाओं के हाथ में ही रहा है, और आज भी कमोबेश यही स्थिति है। घर चलाने का काम जो है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट काम है, अगर घर ठीक से चल रहा है, तो बाकी सारी चीज़ें जो हमारे को डिप्रेशन और ये चिंताएँ और ये सब हैं, ये हमारी सबकी दूर हो जाती है, चाहे वो घर में रहने वाले हों या घर से बाहर जाके काम करके पैसा कमाने वाले लोग हों। दोनों स्थिति में अगर घर का मैनेजमेंट ठीक है फाइनेंशियली, तो वो सारी चिंताओं से हमें मुक्ति देता है। अब हम आज के संदर्भ में अगर बात करें, तो आज की तारीख में थोड़ी-सी परिस्थिति बदली है। बदली इस वे में है कि अब काम के लिए घर से बाहर केवल पुरुष नहीं जाता है, या घर में वित्तीय अर्निंग का काम, जो फाइनेंशियल अर्निंग्स हैं, उसका काम केवल पुरुष नहीं करते, बल्कि महिलाएं भी कंधे से कंधा मिलाकर, आप बैठी हैं हमारे सामने भी इसका एक बहुत साक्षात उदाहरण है आप अपने आप में। तो महिलाएं भी उतना ही आज की तारीख में अर्निंग में अपना योगदान दे रही हैं, घर चलाने में, फाइनेंशियली भी। तो सबसे घर चलाने का काम, पैसा बचाने का काम महिलाएं करती हैं, कि कितना पैसा घर के खर्चों में लगेगा और बाकी का भविष्य के लिए
जो निवेश करना है उसके काम आएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि घर की महिलाओं को फाइनेंशियल प्लानिंग आनी ही चाहिए। और आज की, पहले भी हमारे यहाँ महिलाएं ये काम करती थी पैसा बचाने का, क्योंकि कहते कि जब भी पुरुष को कहीं, जो पुराना व्यवस्था थी उसमें, जब घर में पैसे की किल्लत आती थी तो पत्नी या माँ अपने पति या बेटे को बिठा के कहती थी, चिंता मत कर, तू बता क्या जरूरत पड़ गई तेरी, और वो पता नहीं कहां से निकाल के देती थी। अभी एक बहुत बड़ा उदाहरण डीमोनेटाइजेशन के टाइम पे भी हमारे को देखने को मैं मिला। यही सर। इतना बड़ा ये उदाहरण था कि कुछ तो ठीक है, जो खाते में था या कहीं इधर उधर लॉकर में रखा था उनको पता था, लेकिन ये तो बहुत बड़ी पैरेलल व्यवस्था चल रही थी। तो महिलाओं ने अपने 500 के 1000 के नोट जब निकाल निकाल के दिए तो पता लगा कि एक्चुअल में हमारी व्यवस्था मजबूत क्यों है। तो वो चल रहा था। अब सारे उसमें एक, असिस्टेंट जी, सारे राज फास हुए थे उस दौरान। इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात थी, बचत तो हो रही थी, लेकिन उस बचत को निवेश का रूप नहीं दे पा रहे थे। आप कैसे भी करें, छुपा के करें या बता के करें, ये अपनी व्यवस्था है, लेकिन फाइनेंशियल प्लानिंग का हिस्सा अब आज के संदर्भ में, क्योंकि महंगाई इतनी बड़ी है कि वो आपकी बचत को खा जाती है अगर आपने उसको ठीक से मैनेज नहीं किया अपनी बचत को। तो आपको उस बचत को ऐसे काम पे लगाना है कि वो महंगाई की मार को भी एब्जॉर्ब कर ले और वो पैसा बढ़ता हुआ दिखे। आपकी परचेजिंग पावर जो है वो हमेशा बढ़ती रहनी चाहिए। पैसा बचा के रख देना इंपॉर्टेंट नहीं है, उस पैसे की परचेजिंग पावर बरकरार रहे, क्योंकि 5%, 6%, 7% इन्फ्लेशन है। तो वो पैसा हमारा एक्चुअल में जो रखा हुआ है आइडल, कहीं ना कहीं बचा के गुल्लक में, गद्दे के नीचे, सोफे के पीछे और अलमारी में कपड़े के नीचे दबा के, तो खुफिया लॉकर्स में, वो सारे का सारा आपको अब ठीक से लगाना पड़ेगा, उसकी फाइनेंशियल प्लानिंग करनी पड़ेगी। जी जी सर, हमारे पास जैसे अब हमने आपने हमें बताया कि बचत जो हमने करी है उसको इन्वेस्ट करना जरूरी है, तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट के क्या क्या ऑप्शंस हैं? आज के तारीख में बहुत सारे हम टीवी भी देखते हैं, सोशल मीडिया देखते हैं, और अच्छी बात है कि बहुत सारे बिजनेस चैनल भी आ गए, तो गाहे बगाए महिलाओं के भी नजर में वो आते हैं कि जी बिजनेस क्या चल रहा है, ये सीएनबीसी क्या बता रहा है, ये सीएनबीसी आवाज क्या बोल रहा है, ये टी नाउ क्या सुना रहा है। तो चैनल बदलते हुए कई बार वो बातें कानों में पड़ जाती हैं हमारे में। तो बचत के बहुत सारे तरीके हैं। एक तो क्योंकि अपने को बचत नहीं रखना है, उसको निवेश में कन्वर्ट करना है, तो जब निवेश के लिए हम अपनी बचत को लेके जाएंगे तो जनरली सबके दिमाग में एक ही बात सबसे पहले आती है, वो होता है एफडी, फिक्स डिपॉजिट्स, बैंकों में दे देना। ये फिक्स डिपॉजिट है, ये निवेश का सबका पुराना जाना पहचाना तरीका है, लेकिन ये बहुत अट्रैक्टिव तब होता था जब हमारे रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत अच्छे थे। आज की स्थिति क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट आज 12%, 14% की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। जब इन्फ्लेशन आपकी 2%, 3% थी और आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% का था, तो आप उस पर फिर भी नेट जो रेट ऑफ रिटर्न था वो 2% की इन्फ्लेशन घटा के भी 10% आपका पैसा ईयर ऑन ईयर बढ़ता चला जाता था। आज की सिचुएशन दूसरी है। आज आपने बैंक की एफडी में रखा तो एफडी में 5%, 6% आपको ब्याज आज मिल रहा है, और वो 5%, 6% जो ब्याज मिल रहा है उतने की इन्फ्लेशन है। तो आपकी बचत जो है वो मेंटेन हो रही है, मैं ऐसा कहूंगा, एफडी में अगर आप रखते हैं तो। लेकिन जब लॉन्ग टर्म गोल के लिए आप बात करते हैं तो लॉन्ग टर्म गोल में हमारे सामने आज की तारीख में, क्योंकि अपने को उन सारे स्रोतों का पता होना चाहिए कि दुनिया कितनी तेजी से बदल रही है, और बदलती दुनिया के साथ जो लोग अपने आप को नहीं बदलेंगे वो पिछड़ते चले जाएंगे। तो इसमें मैं आपको बताऊं निवेश की जो और जो स्रोत हैं कि कहाँ कहाँ पैसा लगा के अपने पैसे को बहुत तेजी से बढ़ा सकते हैं। एक तो मैंने कन्वेंशनल आपको तरीका बता दिया कि एफडी या आरडी बैंक में खोल के आप वहां पर पैसा पार्क कर सकते हैं, निवेश कर सकते हैं। इसके साथ में एक म्यूचुअल फंड बहुत अच्छा तरीका है। म्यूचुअल फंड में क्या है कि वो आपकी इन्फ्लेशन भी बीट करता है, लेकिन इसके लिए आपको कोई ना कोई
फाइनेंशियल प्लानिंग के जानने वाले व्यक्ति से ही संपर्क करना चाहिए, अपने आप कहीं सुनी बातों में नहीं जाना चाहिए। इंटरनेट पे इतनी सारी आज की तारीख में जानकारी अवेलेबल है कि कितनी तरह की दवाइयाँ किस बीमारी में काम आ सकती है, लेकिन जब बीमार होते हैं तो सबसे पहले याद कौन आता है? डॉक्टर। वो डॉक्टर बताता है कि खांसी में आपको कौन सा सिरप लेना है। वो बिल्कुल। इसलिए ऐसा करता है कि आपको खांसी होना बीमारी नहीं है, बीमारी का सिम्टम है। तो खांसी हुई क्यों? वो डॉक्टर आपसे जानकारी लेता है कि क्या क्या हुआ था, आपने क्या खाया, क्या पिया, कहाँ गए थे, लाइफस्टाइल में कितने बजे उठे थे, आज क्या क्या किया, जिसकी वजह से ये खांसी हुई। तो वो जी। डायग्नोज करता है, फिर आपको अकॉर्डिंगली उसकी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है। इसी तरह से जब आप निवेश की बात करने आते हैं, तो निवेश के लिए आपको किसी ना किसी अच्छे फाइनेंशियल प्लानर से, एडवाइजर के साथ बैठ के ही उसकी प्लानिंग करना चाहिए, क्योंकि आप अपनी आवश्यकताएं बताएंगे। आवश्यकताएं बताएंगे तो कौन सी आवश्यकता कब कब आएगी, कब जरूरत पड़ेगी। हमारी आवश्यकताओं को हम 3 तरीके से बांट सकते हैं। एक तरीका है हमारा कि शॉर्ट टर्म गोल, जो साल में, 6 महीने में, 2 साल में अपने को जरूरत पड़ेगा। ऐसे के लिए निवेश का जो तरीका है वो अलग है। प्रीति जी, आपकी आवाज नहीं आई मुझे, कुछ आपने बोला अभी। नहीं सर, मैंने कुछ नहीं बोला। अच्छा जी, तो मैं ये बता रहा था कि आपको अपने निवेश को 3 टर्म में बांटना पड़ेगा। पहला है शॉर्ट टर्म गोल, दूसरा है मीडियम टर्म गोल, और तीसरा होता है लॉन्ग टर्म गोल। अब छोटी जरूरतें क्या है? घर में कोई भी आकस्मिक आवश्यकता पड़ जाती है, कोई फ्रिज खरीदना है, कोई घर का यूटेंसिल लेके आना है, कोई इस तरह की है, कोई हारी बीमारी है घर में, तो उनके लिए आपको शॉर्ट टर्म के लिए व्यवस्था करके रखनी पड़ेगी। सबसे पहला काम है कि उनके लिए इमीडिएट जो नीड्स हैं वो कैसे पूरी होंगी जरूरत पड़ने पे। दूसरा तरीका होता है कि जो इमीडिएट नहीं, लेकिन साल में, 2 साल में, 3 साल में पड़ने वाली हैं, इनको मीडियम टर्म के गोल में रखते हैं, मीडियम टर्म की जरूरतों में रखते हैं, कि जो 2-3 साल में जरूरत पड़ सकती है। मान लो आज हमने ये सोचा है कि हम 3 साल में अपना जो घर का पूरा इंटीरियर है वो बदलने वाले हैं। अभी आपकी शॉर्ट टर्म गोल हो गई, तो बजाय आप ऑल ऑफ सडन अपनी सारी जमा पूंजी कहीं से भी निकाल के कि अब जरूरत आ गई, अब तो बदलना है, और आपकी पूरी योजना अस्त व्यस्त हो जाती है। लेकिन आपने 3 साल का टारगेट ले लिया कि 3 साल में इंटीरियर घर का चेंज करना है, तो क्यों ना उसके लिए आज ही छोटा छोटा रूप में आप निवेश करना शुरू करें। तो ये आपके मीडियम टर्म में आ गए। तीसरे गोल होते हैं हमारे लॉन्ग टर्म गोल। लॉन्ग टर्म में जैसे बच्चे की एजुकेशन है, उसकी शादी है, हायर एजुकेशन है, बिजनेस का कोई जो बड़ा होगा तो सेटअप करना है। उसके बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो जीवन में आज की तारीख में छूट जाता है, जिसकी हम परवाह नहीं करते, वो होता है पेंशन का। क्योंकि पेंशन कहीं भी सरकारी योजनाओं में, इवन सरकारी नौकरियों में भी अब नहीं रही है। आप ये बहुत सुनते होंगे, सब सरकारी नौकरी अब उतनी चार्मिंग नहीं रही, क्योंकि उसमें आपका पेंशन तो है ही नहीं। तो जब बूढ़े हो जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे, तो जीवन कैसे चलेगा? क्योंकि आदमी 55 साल, 60 साल, 65 साल तक काम करता है, कमाता है, सारी नीड भी अपनी पूरी कर लेता है, लेकिन उसके बाद जिंदगी जब चलती है तो वो डिपेंडेंसी में आ जाती है। तो हमारा जीवन कभी भी किसी दूसरे पर डिपेंड ना हो। तो ये सारा अगर हम आयोजन करके चलेंगे, तो ये फ्रूटफुल हमारा जीवन आराम से बिना किसी संकट के निकलेगा। तो ये हमारा इस तरह से निवेश को हमें बांटना चाहिए। अब आपने एक सवाल मेरे से पूछा था कि क्या क्या ऑप्शंस है, तो एक मैंने एफडी बताया, एक आपको म्यूचुअल फंड बताया। इसके अलावा एक और बहुत बड़ा एस्पेक्ट है हमारे देश में, वो है इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट करना। अब इंश्योरेंस में 2 फायदे होते हैं करने के। एक तो वहां पर रिटर्न की लगभग गारंटी रहती है। जैसे हम लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एलआईसी के नाम से हम बहुत परिचित है, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। तो यहाँ पर क्या होता है कि हमें पता है कि एक्सपेक्टेंसी क्या मिलेगा। जो भी एडवाइजर सच बोलने वाला है, वो अपने को बता देता है कि देखो इतने साल तक हमें ये जरूरत पड़ेगी, और ये जरूरत आज ही हम गारंटी करते हैं कि ये उस समय, अगर हम इतने पैसे की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, एक आदमी को मान लो आज से 20 साल के बाद वो कहता है कि मुझे 25 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी, इस काम के लिए पड़ेगी कि मैं अपने बच्चे को हायर एजुकेशन के लिए भेजूंगा।
तो उसके लिए बच्चे का एजुकेशन प्लान ले सकते हैं हम। अब उस एजुकेशन प्लान में क्या होता है कि हमने आज ही ये तय कर दिया कि ये बच्चे को 25 लाख रुपए जब ये आज से 20 साल के बाद पहुंचेगा तो वहां पर गारंटी से हमारे हाथ में 25 लाख होगा। अब इसमें दो बातें होती है। एक तो ये कि हमारी स्मॉल सेविंग स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि 25 लाख के लिए एकदम से आपको कोई बड़ी रकम एफडी में निवेश नहीं करना है, छोटी छोटी आपको बचत करनी है। दूसरी बात यह है, हम हैं या हम नहीं है, तब भी इंश्योरेंस गारंटी करता है कि उस समय इतना पैसा इसमें अपने को मिल जाएगा। तो ये इंश्योरेंस के थ्रू भी आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं, और ये बहुत गारंटीड, सेफ एंड सिक्योर होता है कि सरकार के साथ अपना पैसा आप जमा कर रहे हैं और वहां से आप अपनी जो भी जरूरतें आएंगी उनके हिसाब से एडवाइजर के साथ बैठ के आपने एनालाइज किया और इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो ये छोटी बचत, और महिलाओं के हाथ में बहुत होती है छोटी बचतें, अगर वो बचा के उसको उसी हिसाब से इन्वेस्टमेंट करते रहे, 3 अपने गोल बांट के, कितना पैसा गद्दे के नीचे दबा के रखना है, कितना पैसा कपड़े के नीचे छुपा देना है अलमारी में, और उसके अलावा जो और दूसरा पैसा उसमें से निकाल के वो रेगुलरली इन्वेस्ट करते रहना है किसी इंश्योरेंस प्लान में या किसी म्यूचुअल फंड के प्लान में, तो वो अपना गोल अचीव हो जाएगा। जी प्रीति। सर, जैसे कि आपने बताया इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी है, हम अपने गोल सेट कर सकते हैं। पर कई बार क्या होता है कि महिलाओं को लगता है या जनरली होता है कि प्रोसेस बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत सारा पेपर वर्क होता है। उन्हें लगता है कि ये सब बहुत मुश्किल है, डेट्स हैं, किस में इन्वेस्ट करें, हर चीज़ को ट्रैक कैसे करें? तो इस चीज़ को कैसे हम सिम्प्लीफाई कर सकते हैं हमारी फीमेल्स के लिए? आज की तारीख में मैं इसको कहूँगा कि हम थैंक्स टू मोदी जी कि उन्होंने हर चीज़ को इतना डिजिटाइजेशन कर दिया है कि हर चीज़ को ट्रैक करना डिजिटल मोड में इतना आसान हो गया है। आज हमारे घर में बच्चे से लेकर बूढ़े तक सबके हाथ में स्मार्टफोन है, और स्मार्टफोन में वो सारी सुविधाएं अवेलेबल हैं कि जी, आपको ये जो ट्रैकिंग वाला मसला है कि कैसे याद करेंगे, कहीं लिख के भूल गए तो क्या होगा, खो गया तो क्या होगा, ये सारी चीजें आज की तारीख में मतलब कोई मायने ही नहीं रखती है। रही बात कि कॉम्प्लेक्स्ड है, हाँ ये मैं थोड़ा सा मानता हूँ कि कॉम्प्लेक्स्ड है, लेकिन कॉम्प्लेक्स्ड का मैंने कहा ना, आपको उदाहरण दिया, जैसे हम बीमार होने पे किसी डॉक्टर की सहायता लेते हैं इलाज करवाने के लिए, बिल्कुल। इसीलिए फाइनेंस के केस में भी आपको अपने फाइनेंशियल डॉक्टर को याद करना चाहिए। आप कोई भी रिलायबल, बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो हमारे परिचय जी, में भी होंगे जिनके बारे में हम जानते हैं, और नहीं तो हम सर्च करें, बहुत सारे प्रोफाइल्स ऐसे मिल जाएंगे, लेकिन उनके बारे में पहले आप पूरी तहकीकात करें। और जहां मैं कहूँगा रिकमेंडेड आज की तारीख में बहुत मायने रखता है, किसी भी रिकमेंडेड आदमी से अगर हम काम करवाएंगे, उसके साथ बैठेंगे, तो जो कॉम्प्लेक्शन है हमारा ये अपने आप हुँ, ही खत्म हो जाएगा, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है। जैसे दवाई देना डॉक्टर का काम है, उसको सब पता है, हमारा काम है दवाई खाना और ठीक हो जाना। ऐसे ही फाइनेंशियल जो बीमारी है उसका इलाज भी फाइनेंशियल डॉक्टर करेगा, और वो बताएगा कि ये वाली आप प्लान ले लो तो आपकी ये वाली जो दिक्कत है ये परमानेंटली हल हो जाएगी। जी प्रीति जी। जी। सो माय डियर लेडीज, आप देख रही हैं कि अगर आप थोड़ा सा अपने फोन को व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या फेसबुक से हटकर इस्तेमाल करेंगी, अपनी नॉलेजेबल चीज़ों के लिए देखेंगी, थोड़ा सा सर्च आउट करेंगी, हमारे मोदी जी और गूगल बाबा की मेहरबानी से आप सब चीज़ों को आराम से सर्च कर सकती हैं, पढ़ सकती हैं और अपने डॉक्टर से भी कंसल्टेशन ले सकती हैं, जो हमारे फाइनेंशियल डॉक्टर हैं। जैसे कि हमें सर ने बताया, अपने फाइनेंशियल डॉक्टर से एडवाइस लीजिए, और अगर आपको फिर भी कुछ डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, आप रिकमेंडेड, सर ने जो शब्द इस्तेमाल किया, रिकमेंडेड पर्सन से भी वेरीफाई कर सकते हैं। देखिए, आप एक स्टेप लेंगी तभी आपको कोई और आगे 2 स्टेप ले जाएगा, पर पहला स्टेप आपने ही लेना है, और आपको अपने गोल सेट करने हैं कि आपको वो पैसा शॉर्ट, सर ने 3 कैटेगरीज बताई हैं, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म। इन 3 के हिसाब से आप अपने उसको डिवाइड कर सकते हैं और प्लान कर सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल आपने बहुत अच्छे से बता दिया है कि अपने को गोल को डिफाइन करना पड़ेगा, कौन-सी ज़रूरत अपने को जीवन में कब पड़ेगी।
अगर हम इसके हिसाब से अपनी सारी व्यवस्था बनाएंगे, देखिए पैसा सीमित है, ठीक है, उसी सीमित पैसे को अगर हम ठीक से काम पे लगा देंगे तो वो हमारी जो बड़ी जरूरतें हैं वो निश्चित रूप से पूरी कर देगा। हमारी आज की अर्निंग हो सकता है कि कुछ एक्स अमाउंट है, लेकिन कल को वो निश्चित रूप से वाई होने वाली है, वो जेड भी होने वाली है। तो उसके अकॉर्डिंगली लगातार हमें अपनी जो भी वित्तीय आयोजन है उस फाइनेंशियल प्लानिंग को लगातार इवेल्युएट भी करते रहना पड़ेगा। और इसके लिए कम से कम मैं आपको सुझाव दूंगा, 6 महीने में नहीं तो साल में एक बार जरूर आप अपने फाइनेंशियल डॉक्टर के साथ बैठिए, उससे डिस्कस कीजिए कि जब हमने ये योजना बनाई थी तो हमारी अर्निंग ये थी और जरूरतें ये थी, हमने ये सोचा था। एक आदमी देखिए एक बार योजना बनाता है कि मैं अपनी बेटी की शादी करूंगा और उस बेटी की शादी में मैं 20 लाख रुपए लगाऊंगा, लेकिन समय के साथ उसका सोशल स्टेटस चेंज हो गया, उसकी अर्निंग बदल गई। आज वो पहले वो अगर महीने का 50,000 कमाता था, आज वो 1 लाख रुपया कमाने लग गया, उसके पास सरप्लस पैसा भी आ गया, उसका सोशल स्टेटस चेंज हो गया। आप देखिए कोई भी लेडी है वो एग्जीक्यूटिव भर्ती हुई है कि किसी कंपनी को उसने ज्वाइन किया है और वो प्रमोट होके वहां पर टीम लीडर बन गई है। अब टीम लीडर के बनने से उसकी अर्निंग चेंज हो गई, उसका सोशल स्टेटस भी चेंज हो जाएगा। तो अब वो जो एक सोचते हैं कि मैं अपने बच्चे को पहले इस स्कूल में पढ़ाऊंगा, अभी उसकी प्रायोरिटी चेंज हो जाएगी, वो दूसरे स्कूल की बात करेगा। जब वो दूसरे स्कूल की बात करेगा तो हायर एजुकेशन का लेवल भी उसका बहुत ऊंचा चला जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंगली अपने को अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को भी लगातार इवेल्युएट करते रहना चाहिए, जिससे जरूरत के हिसाब से वो सफिशिएंट बनी रहे। जी जी, तो समय समय पर आपको हर चीज को रिव्यू करना मच नीडेड है। बिल्कुल। ठीक है सर, ऐसे आजकल जैसे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों अपॉर्चुनिटीज हैं, तो कहते हैं कि ऑनलाइन में आपको बेहतर ऑप्शंस मिलते हैं, बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, तो किस में करना चाहिए? हमें ऑफलाइन इन्वेस्टमेंट्स की तरफ जाना चाहिए या ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट्स की तरफ जाना चाहिए? इसमें ऑफलाइन और ऑनलाइन ये दोनों कुछ रह नहीं गया है। एक्चुअली जो आप ऑफलाइन भी करते हैं वो भी करने के बाद ऑनलाइन ही हो जाता है। तो ये ऑफलाइन और ऑनलाइन नहीं है कुछ भी, लेकिन मैं आपका जो आशय समझ पा रहा हूँ वो ये है कि ऑनलाइन से मतलब कि डायरेक्ट अपने आप से कर लें, ऐसा जी ही है। जी हाँ, जी, कि डायरेक्ट अपने आप अपने से आप कर लें या एजेंट के थ्रू कराना या चाहिए या किसी एजेंट के वेबसाइट के एडवाइजर थ्रू? के थ्रू। हाँ जी, एडवाइजर के थ्रू करें या हम सीधे सीधे अपने आप कर लें। हाँ, मैं आपको वेबसाइट। एक बहुत छोटी सी कथा सुनाता हूँ, ऐतिहासिक है और सार गर्भित भी है। हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं वो ऐसे नहीं, वो हमारा इतिहास है और वो नीति ग्रंथ है, वो धर्म ग्रंथ नहीं है, वो नीति ग्रंथ है मैं कहूंगा ज्यादा। आप महाभारत का एक उदाहरण लीजिए। महाभारत में युधिष्ठिर जी जो हैं वो कहते हैं कि जो ये द्यूत क्रीड़ा होती थी, कोड़ी खेलने का काम, वो एक्सपर्ट थे। उस जमाने में उनके मुकाबले का कोई भी दूसरा खिलाड़ी नहीं था। अब दुर्योधन था, उसने एक चाल चली कि मैं इनका ये जो सारा राजपाट है इसको हड़प लेता हूं। और उसके लिए उसने चूज क्या किया कि ठीक है आओ हम द्रुत क्रीड़ा खेलते हैं, और जो जी, जीतेगा, हमने महाभारत देखी है, टीवी में कई बार देखी है, बिल्कुल। जो जीतेगा वो अपना शासन चलाएगा। उसमें होता क्या है, जो युधिष्ठिर जी हैं वो अपने आप को एक्सपर्ट मानते हैं, खुद खेलना शुरू कर देते हैं कि मैं तो किसी, मेरे को क्या जरूरत है किसी से सलाह लेने की, तो खुद खेलना शुरू करते हैं। नतीजा क्या लिखता निकलता है, उधर जो दुर्योधन है वो क्या करता है, वो दूसरे एक्सपर्ट को हायर करता है, वो खुद नहीं खेलता, वो एक्सपर्ट को हायर करता है जिसका नाम शकुनी बहुत है। बढ़िया। नतीजा क्या निकलता है, एक एक्सपर्ट जब खुद की प्लानिंग करने लगता है तो वो हार जाता है। अगर मेरी आप बात करें तो मैं जब अपने खुद के लिए बैठता हूँ तो मैं खुद के लिए भी अपने जैसे 2-3 लोगों से कंसल्ट करता हूँ, तब जाके इन्वेस्ट करता हूँ। अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेडिकल स्टैंडर्ड्स, ये विश्व की मेडिकल एथिक्स में सबसे बड़ी संस्था है जिसको वर्ल्ड वाइड मेडिकल फटर्निटी यूज करती है इसके एथिक्स को। उसमें ये बात लिखा हुआ है कि अगर आप, कोई भी डॉक्टर, जो भी क्वालिफाइड डॉक्टर है,
वो अपना इलाज खुद नहीं करेगा। इसी तरह हमारी फर्टिलिटी में भी हम ये मानते हैं कि हमें अपना इलाज खुद से नहीं करना चाहिए। महाभारत का उदाहरण मैं इसीलिए लाया कि जो शकुनी है वो एक्सपर्ट है, उधर दुर्योधन युधिष्ठिर एक्सपर्ट है। अब वो जो युधिष्ठिर एक्सपर्ट है वो हार गया। क्यों? क्योंकि वो अपने लिए खेल रहा था और उसके इमोशंस उसमें घुसे पड़े थे कि मैं ये कर लूंगा तो ये होगा, इसको लगाऊंगा तो ये होगा, ऐसा होगा वैसा होगा। अब आप इसी महाभारत का एक दूसरा प्रकरण मैं आपको बताता हूं। दूसरा प्रकरण आता है महाभारत का युद्ध। यहाँ पर दुर्योधन कहता है कि मुझसे बड़ा योद्धा दुनिया में कोई है नहीं, और वो सारे योद्धा भी इकट्ठे कर लेता है, सलाहकार नहीं रखता। अब वहां क्या होता है, युधिष्ठिर जी सलाहकार के तौर पर भगवान कृष्ण को हायर कर लेते हैं। कृष्ण कहते हैं मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, लेकिन मैं तुम्हें सलाह देता रहूंगा। अब वो सारथी बन के बैठ जाते हैं, युद्ध बहुत में बहुत बढ़िया। निकलता है। तो ये उदाहरण अपने आप में हमें बताता है कि सिचुएशन अगर खुद करेंगे तो क्या नतीजा निकल सकता है, और एक्सपर्ट के थ्रू करेंगे तो क्या निकलेगा। मेरे ख्याल में आपको डायरेक्ट और ऑफलाइन का अंतर है वो समझ में आ गया होगा कि बेस्ट। क्यों करें क्यों ना करें। जो आपने कथा संचालन किया ना सर, मतलब मुझे नहीं लगता इन्वेस्टमेंट्स को डिफाइन करने के लिए इससे अच्छा कुछ प्रारूप हो सकता था। थैंक यू। बढ़िया। सर, इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट करते समय इंश्योरेंस कितना जरूरी है? कि हमारे यहाँ पर ही ऐसा होता है कि इंश्योरेंस अपने आप में इंश्योरेंस नहीं है, वो साथ जी। में इन्वेस्टमेंट भी आपको देता है। क्योंकि हम्म, इंश्योरेंस का मतलब ये होता है कि अगर किसी के साथ कोई अनफॉर्चुनेट दुर्घटना घट जाए तो उस केस में जो कंपनसेशन मिलेगा आर्थिक रूप से लॉस का, वो जी इंश्योरेंस होता है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ क्या है कि आपने 20 साल के लिए कोई इंश्योरेंस का प्लान लिया है तो आपका दिया हुआ पैसा 20 साल तक अगर कुछ मिसहैप हुआ तो काम आएगा ही आएगा। अगर नहीं भी हुआ तो जो गोल आपने सेट किया है, जिस पर्पज के लिए वो आपने सोचा था कि मैं इससे बच्चे की शादी करूंगा, या इससे हायर एजुकेशन में पैसा काम आएगा, या मेरी जीवन की जो पेंशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जब काम नहीं होगा जीवन में मेरे से, शरीर साथ देना बंद कर देगा। तो ये है कि सर, अपने कोई को जास इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है जीवन में। और हमारे यहाँ का इंश्योरेंस केवल इंश्योरेंस नहीं है, वो निवेश का तरीका भी है। तो वो दोनों जी पर्पज हमारे सर्व करता है कि दुर्घटना होने की स्थिति में तो कंपनसेट करता ही करता है। इसके अलावा जरूरत पे टैक्स फ्री, सबसे बड़ा शब्द है आज की तारीख में, टैक्स फ्री रिटर्न्स भी आपको इंश्योरेंस के प्लान्स के माध्यम से मिलते हैं। सीमित समय में इतनी बात कर सकते हैं। इसके अलावा जब कभी आप अगर भविष्य में इसी इनमें, क्योंकि ये जो मैंने आपको ऑप्शंस बताए कि जी हमारी एक इमीडिएट नीड्स कैसे पूरी होंगी, पैसा फ्लोरिश कैसे करेगा, या जी पेंशन की जरूरतें कैसे पूरी होंगी, हम इस जी पे एक एक सब्जेक्ट पे अगर बात करने लगे तो 2-2 3-3 4-4 घंटे लग जाते हैं। तो ओके शॉर्ट में तो इन नटशेल इतनी बात मेरे ख्याल में सफिशिएंट है। और हमारी गृहिणियों को इसके ऊपर जो पैसा गद्दे के नीचे और इधर उधर वो रखते हैं, उसको वहां जी रखने के बजाय मेरे ख्याल में इस तरह से निवेश करना शुरू करेंगे तो उनका पैसा बढ़ता रहेगा हमेशा के लिए। जब जरूरत होगी तो उनके हाथ में भी वापस आ जाएगा। जी। सर, आज का आखिरी सवाल आपसे, जाते जाते कोई एक दो टिप्स जो आप हमारी फीमेल्स के साथ शेयर करना चाहेंगे? देखिए, आप महीने में हर महीने कुछ ना कुछ पैसा ऐसा होता है कि जो आप स्पेयर कर देते हैं, कि उसको हटा के एक तरफ करते हैं। जब कभी घर की जरूरत पूरी होती है तो उस टाइम आप निकाल के हाथ में रखते हैं। ऐसे सभी कामों के लिए अगर आप वो जो पैसा है उसको बस आप सिस्टम में लेना शुरू कर दीजिए। और वो कुछ ऐसे, मान लो आप 1000 रुपए से शुरू करिए ना, 2000 से शुरू करिए। अगर 1000 रुपए कोई आदमी 20 साल के लिए बचा ले तो आपको कल्पना नहीं होगी कि वो 1000 रुपया 20 साल में आपके लिए 20 लाख रुपया क्रिएट कर सकता है। सिर्फ 1000 रुपया 20 साल में आपको, आप देखिए, 20 लाख रुपए में कन्वर्ट कर सकता है सिर्फ 1000 रुपया। तो जी आप अपने पैसे को ऐसी जगह लगाएं, काम पे लगाएं, और वो काम पे लगेगा तो आपको कमा के देगा।
जी, मेरा यही कहना है। बिल्कुल। सो माय डियर व्यूअर्स, आपके कुछ भी क्वेश्चंस हो, आप हमें पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है? हम आपके सवालों के जवाब आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे। हम सर की एक्सपर्ट ओपिनियन लेंगे और कोशिश करेंगे कि आप तक वो जल्द से जल्द पहुँच जाएँ। जैसे सर ने बताया, हमारे पास काफ़ी टॉपिक्स हैं, पेंशन्स, इंश्योरेंस, वेल्थ मैनेजमेंट, ये बहुत सारी चीज़ें हैं और अगर हम इन पे बात करने बैठेंगे तो काफ़ी समय निकल जाएगा। मेरे प्यारे फ्रेंड्स चाहते हैं अगर हम जिस टॉपिक पर बात करें, वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेजिए। हम उस पर सर से एक्सपर्ट ओपिनियन लेकर आपके सामने जल्द ही प्रस्तुत होंगे।